ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। आज एक बिल्कुल नया, यूँ समझिए लीक से हटकर मैं आज विषय पर चर्चा करेंगे। और आज का विषय होगा कि पहले और चर्चा कर लेते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि सस्ता शेयर ज़्यादा लाभ देगा, ये तो कई गुना हो जाएगा। ये मानते हैं कि 25 रुपये का शेयर खरीदा जाएगा, 250 रुपये तो आराम से हो जाएगा ये। और 2000 रुपये का शेयर खरीदा जाएगा तो ये तो 2500 भी नहीं हो पाएगा। तो ये बात कभी कभाऊ सत्य सिद्ध होती है। और कोयले की खान में हीरे तो आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो प्रैक्टिकली आप उतरते हैं उस मान में। जो भी आप उतरेंगे, आपकी लेबर उतरेगी, और कुछ आपके सामने बैरोमीटर्स भी हैं। लेकिन ये एक ऐसी कोयले की खान है जिसमें हीरे अगर होंगे ना तो उठाने वाले बहुत हैं। आपको मालूम भी नहीं पड़ने देंगे उन हीरों का कि वो हीरे कहाँ छुपे हुए हैं, खट ऊपर से उठा ले जाएंगे। यानी 25 रुपये का शेयर 100-150 हो जाएगा, जब तक तो आपको आभास ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये बताइए आप। तो और जो वाकई कोयले ही हैं, हीरे नहीं हैं, उनको हीरे कहते तो रहेंगे लोग, जो ऑपरेटर्स हैं, कंपनी मैनेजमेंट है, लेकिन वो हीरे बन नहीं पाएंगे कभी भी। वो कोयले ही कोयले रहेंगे। सबसे बड़ा मेरी बात का आप समझ जाइए मतलब क्या है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि घटिया शेयरों में, कचरा शेयरों में, जिनके पीछे ना मैनेजमेंट है ना टेक्नोलॉजी है, तो ग्रोथ तो कहाँ से आएगी बताइए आप। और जो फाइनेंशियली कर्जे के मकर जाल में फंस चुके हैं, खराब मैनेजमेंट, गड़बड़ मैनेजमेंट की यूँ समझिए लापरवाही के कारण या बदनीयती के कारण वो बर्बाद कंपनियां हैं, जिनका उठ पाना एक बहुत ही टीडियस जॉब है, बहुत मुश्किल काम है, समझे साहब। तो ऐसी सूरत में आप देखिए बहुत असमंजस की स्थिति में है, और आदमी के सामने हमेशा आशाएं तो नज़र आती हैं, लेकिन वो आशाएं कभी मटेरियलाइज नहीं होती। तो मैं आज की चर्चा का मुख्य विषय यही होगा, क्या कचरा शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना फलदायी हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है। और अब चलते हैं कचरा शेयरों के अंदर। हमारे बहुत से मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, कभी जिक्र चलता है तो वो ये कहते मिल जाएंगे कि साहब मेरे पास 50,000 रिलायंस पावर है। वो संख्या देख के ही बहुत खुश हैं कि साहब मेरे पास 50,000 रिलायंस पावर है। अरे भाई, सवाल ये है कि शेयर बाज़ार की जानकारी नहीं है। सवाल सर, जो फंडामेंटल ऑफ द मार्केट हैं उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं। वो सिर्फ भाव देख लेते हैं कि सस्ता है। अरे भाई, अगर ये अच्छा ही होता तो सस्ता क्यों होता? IIT इंजीनियर सस्ता मिलता है क्या कभी, अगर अच्छा है तो वास्तव में? और एक कॉमन कॉलेज का आदमी सही मिल जाएगा। अब वो कभी कभाऊ वो आदमी भी IIT से बेटर साबित हो जाए, वो एक अलग बात है। दीज आर दी एक्सेप्शनल केस। इन एक्सेप्शनल केस की हम स्टडी नहीं करते हैं। तो मैं आज रिलायंस पावर की बात करता हूँ, अभी औरों की भी करेंगे, कई कचरा शेयरों के संबंध में चर्चा करेंगे आज इस प्लेटफॉर्म पर। तो रिलायंस पावर के शेयर को वो बहुत गदगद हैं, और मुझे कई ये कहते हैं कि साहब ये 500 रुपये होगा शेयर, कोई कहता है 250 रुपये होगा, कोई कहता है 150 रुपये होगा, और मुझे ये कहते हैं आप देखना, हम होगा जब बता देंगे आपको। अच्छा, मान लो 15 साल बाद 150 होता है, 20 साल बाद 150 होता है। अब 20 साल किसने देखे, 15 साल किसने देखे? अरे भाई, यहाँ तक तो सीखे 3 साल में 1.5 गुना हो गया, और 5 साल में डबल हो जाए। लेकिन 15 साल तक हम इस कचरे को कब तक ढोते रहेंगे, कब तक पूछते रहेंगे? ये एक आश्चर्य की बात है।
तो रिलायंस पावर का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा मेगा UMPP अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। वो 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, और सरकार ने इसके लिए माइंस भी दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम पर 8 अल्ट्रा UMPP ऑक्शन करने की प्लानिंग थी भारत सरकार की, और उसमें से 3 ऑक्शन किए थे। 2 रिलायंस ग्रुप में लिए थे जब ये शामिल में थे, रिलायंस के जो दोनों ब्रदर्स, और धीरूभाई भी शायद लाइव थे उस समय, और एक टाटा ने लिया था। तो टाटा पावर ने, मतलब टाटा का मतलब टाटा पावर ने लिया था। तो टाटा पावर ने तो फिर भी रेट शायद ₹2.80 के आसपास ली थी पर यूनिट, गवर्नमेंट को सप्लाई की रेट जो थी। लेकिन रिलायंस पावर ने जो लिया वो ₹2.29 पर यूनिट में सप्लाई का ठेका ले लिया कि भाई आप कोल माइन दे रहे हो तो हम ₹2.29 ले लेते हैं हम आपसे। तो सवाल ये है कि वो प्रोजेक्ट लग तो गया था, बड़ी मुश्किल से लगा था, 10,000 करोड़ रुपये लागत थी इनिशियल, फिर एस्केलेशन भी हो गया था क्योंकि डिले मीन्स एस्केलेशन, तो डिले भी हो गई थी। उसके बाद में इसमें कुछ जो पावर प्रोजेक्ट थे, रिलायंस इंफ्रा जिसका नाम है आजकल, रिलायंस पहले बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी, उस समय इसके अंदर उसमें मतलब उसमें जो प्रोजेक्ट थे, पावर प्रोजेक्ट थे, उसमें भी करीब 2-2.5 हज़ार मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट थे उस समय, उनको भी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो कुल मिला के 6-7 हज़ार मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जो हैं, उनसे इस कंपनी को वापस जिंदा करने का प्रयास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। कुछ दिनों पहले अखबारों में ये भी बात आई थी, खूब आई, मीडिया ने खूब मिसगाइड किया है पब्लिक को। मैं कहता हूँ मीडिया से या तो छापो मत, और अगर खबर छापते हो, कोई न्यूज़ रिलीज़ करते हो, पूरी तरह रिलीज़ कर दिए, पब्लिक को मिसगाइड मत कीजिए, धोखा मत दीजिए। ये इन्होंने कह दिया कि साहब रिलायंस पावर कर्ज मुक्त हो गई, कर्ज मुक्त हो गई, लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट ये नहीं बताया कि दैट कर्ज मुक्त कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कैसे, ये जो बैंक हैं, जो भी बैंक हैं, कर्जा माफ़ कैसे कर सकते हैं। कर्जा माफ़ करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि वो कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित करे, और वो कंपनी NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगाए दिवालियापन की, और उसमें जो भी वो ट्रिब्यूनल सेटल करेगी, या तो उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स को ऑक्शन कर देगी, या उस कंपनी को कोई टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो कर्जदारों में बांट दिया जाएगा। मतलब सीधा फॉर्मूला ये है। लेकिन ये तो घोषणा करी नहीं, खाली इतना सा हुआ है कि जो देनदार थे, मतलब जो कंपनी के क्रेडिटर्स थे, जो लैंडिंग बैंक्स थे जिन्होंने कर्जा दिया इस कंपनी को, उन्होंने उसको जो बकाया कर्जा था, और कर्जा कितना है मैं आपसे बता रहा हूँ, कर्जा है कंपनी में 18,766 करोड़ का कर्जा है, और अदर लाइबिलिटी है 13,000 करोड़ रुपये। तो 32,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। इस 32,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी को उसको कर्जे में, मतलब इक्विटी में कन्वर्ट करने का एग्रीमेंट कर लिया। खाली ये रिस्ट्रक्चरिंग की, माफ़ को कर ही नहीं सकता, माफ़ कैसे करेगा। मतलब तो ये उन्होंने नहीं लिखा कि इसको कर्जे, इस कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट करने का एग्रीमेंट कर लिया है बैंकों ने, और वो स्टेज बाय स्टेज करते चले जाएंगे। लेकिन उस हालत में इसकी इक्विटी कितनी हो जाएगी? इसकी इक्विटी हो जाएगी 15,000 करोड़। मतलब 31,000 करोड़ को 20 रुपये पर शेयर में कन्वर्ट करेंगे। बैंक इतने मूर्ख नहीं है जो 40 रुपये में ले लेंगे इसको। 20 रुपये शेयर में कन्वर्ट करेंगे 31,000 को, 15,000 करोड़ की इक्विटी बढ़ती है, 4,000 करोड़ पहले से 19,000 करोड़ की इक्विटी हो जाएगी। उस इक्विटी को कैसे मतलब कैटर कर पाएगा? ये कंपनी की सेल है, एनुअल सेल है, आप देखिए मैं आपसे बताता हूँ। एनुअल सेल है 7893 करोड़ रुपये। अब ये पता नहीं कितना कैपिटलाइजेशन चल रहा है, क्या सब कुछ अंधेरे में है। मतलब ये सेल बढ़ कर के 15,000 करोड़ भी हो जाती है, 15,000 करोड़ भी हो जाती है। 1,500 करोड़ का प्रॉफिट, 1,500 करोड़ का प्रॉफिट आ भी जाता है, तो 19,000 करोड़ की इक्विटी पे कितनी EPS बनी भाई साहब? इसकी 8 आने की EPS बनती है। 1 रुपया EPS मान लीजिए, 1 रुपये EPS का P रेशो तो आज मौजूद है, उससे भी ज़्यादा है। बल्कि पावर कंपनी का जो P रेशो है 30, 25, 30 का हो ही नहीं सकता। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 होगा P रेशो उसका। ये महंगाई, अभी शेयर बाजार बूम पर चल रहे हैं,
थोड़ा सा इसको हवाबाजी दे रखी है, लोगों को चिपका रखा है शेयर, इसलिए थोड़ा सा 30 रुपये कर रखा है। अभी 34 रुपये गया था, 30 आ गया ना, और कई बार 33 आ चुका है। सटोरिये क्या करते हैं, 25, 26, 23, 22 में इकट्ठा करते हैं, कोई हवा छोड़ते हैं, 32, 33, 34 में ठोक के रवाना हो जाते हैं, पब्लिक रोती रह जाती है कि साहब सस्ता शेयर बढ़ जाएगा। साहब क्या चिंता है, साहब इसमें क्या चिंता है, 30 रुपये में क्या मिलता है साहब, 30 रुपये में क्या मिलता है साहब, 20 रुपये में क्या मिलता है। अरे इस अटाले का क्या करोगे तुम रख करके, ना तो डिविडेंड देवे कंपनी, बोनस तो खैर कोई सोचा ही नहीं जा सकता, बाई बैक सोचा नहीं जा सकता। ये तीन ही तो एडवांटेज मिलते हैं, बोनस, राइट और साहब डिविडेंड और बाई बैक, ये चारों में से कोई बेनिफिट देने की पोजीशन में नहीं है कंपनी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इस कंपनी को कैसे मतलब लोग जिद पड़ते हैं। आज मैं जिद नहीं करता हूँ, मैं किसी बहस नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ उनसे कि ठीक है, आपको मुबारक हो, ये बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपको एडवांस में है कि आपका शेयर 500 रुपये होगा, हमको क्या तकलीफ है लेकिन मैं हंसी रोक नहीं पाता हूँ अपनी, मतलब कि मुझे बड़ी एक तरह से ये भावना आती है कि क्यों अपने मतलब नुकसान को न्योता दे रहे हैं मतलब ये लोग। अरे भाई कोई बढ़िया शेयर खरीदो यार, कोई आईटी का शेयर खरीदो, टेक्नोलॉजी का खरीदो, फार्मा का खरीदो, एफएमसीजी का खरीदो, कॉरपोरेट बैंक्स का खरीदो, हैं? ये क्या कचरा इकट्ठा कर रखा है इसमें, मतलब खामखा। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा तो यही कथन है कि कोई ये सोचता है कि 150 रुपये हो जाएगा 5-7 साल बाद भी, मुझे नहीं लगता है। देखिए समय भी बदलता है, बाजार के भी दिन बदलेंगे, तो आप ऐसा ये नहीं कि 25 से घट के 10 रुपये आ जाए, 5 रुपये रह जाएंगे। और अनिल अंबानी की जो नेचर है, उस नेचर में मेरे को नहीं लगता कोई परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मैनेजमेंट देखे, हजारों मैनेजमेंट देखे हैं, जो जैसे थे वो वैसे ही रहे। सरकार में आप देख लीजिए, कोई अफसर है, कोई नेता है, जैसा है वैसा ही रहता है, चाहे कितना भी कर लो आप उसको, कितना भी समझा लो, वो कहीं टस से मस नहीं होगा मतलब आपका। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मेरा जो एक सुझाव रहता है कि वाई टू कीप योर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के पास अपना पैसा क्यों रखते हो भाई, साफ तस्वीर में रखो, बढ़िया अप्रूव्ड प्लॉट खरीदो, क्लीन टाइटल की प्रॉपर्टी खरीदो, मतलब कूड़ा कचरा क्यों खरीदते हो। तो एक तो बात ये नहीं, जेपी पावर को लें तो जेपी पावर की भी सेम स्थिति है, जेपी पावर में ईपीएस बता रखी है, फिर ये शेयर 17 रुपये क्यों है, मतलब द सेम थिंग इज हियर। यस बैंक की भी यही स्थिति है, यस बैंक की ईपीएस आती है, कभी 12 पैसे आती है, कभी 16 पैसे आती है, क्वार्टर में साल भर की 48 पैसे ईपीएस बता रखी है, 48 पैसे बता रखी है। इसका पी रेशो आज की तारीख में 51 है, जबकि एचडीएफसी बैंक का पी रेशो 18 का है, आईसीआई बैंक का पी रेशो 17 का है, मतलब एक्सिस बैंक का पी रेशो 14 का है, मतलब तो व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, ये लोग देखते नहीं हैं। अरे भाई ये जो मरा हुआ बैंक वेंटिलेटर पर है, ये जेपी पावर, आर पावर, ये सब वेंटिलेटर पे हैं, और वोडाफोन आइडिया भी मतलब उस पर वेंटिलेटर पर ही है। ये 4 जो कंपनियां हैं जो चौड़े में दिखाई दे रही हैं, ये सब वेंटिलेटर पर हैं दोस्तों। इनमें कुछ भी नहीं होना है, रुपये 2 की अच्छे कम से कम 75-80 हज़ार करोड़ की इक्विटी हो जाएगी उसकी, किसकी, वोडाफोन आइडिया की। 75,000 करोड़ की इक्विटी में 1 रुपया ईपीएस आने के लिए 75,000 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, जो रिलायंस और भारतीय एयरटेल का भी है क्या आज, मतलब। तो ये कैसे कल्पना करते हैं लोगों को 25 रुपये हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, हाउ द पीपल्स आर ड्रीमिंग। ये तो एक बुरे स्वप्न देखने जैसा है, मतलब अपने आप को कीचड़ में धकेलने जैसा है। लाखों शेयर, मेरे से एक ने कहा 3 लाख शेयर खरीद रखे हैं मैंने यस बैंक के, और रिलायंस पावर के 2 लाख शेयर खरीद रखे हैं, और जेपी पावर के 4 लाख शेयर खरीद रखे हैं। इससे अपना वो क्वांटिटी से खुश रहते हैं कि अगर ये शेयर 100 रुपये भी हो जाता है तो 400 से मल्टीप्लाई 4 करोड़ का हो गया, हमारी ज़िंदगी भर की कमाई आ गई। अरे भाई नहीं आएगा, ये पैसा बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। अच्छा, डिविडेंड की इनकम ही बहुत होती है, डिविडेंड पेइंग शेयरों में लगाइए आप पैसा। आज आईटी सेक्टर की ये जो 5 बड़ी कंपनियां हैं, इनका अगर डिविडेंड एवरेज लगाओगे प्रेजेंट मार्केट रेट पर, तो 2% एनुअलाइज डिविडेंड यील्ड है इनकी। अच्छा, किसी ना किसी में बाईबैक भी टपक जाता है, तो वो भी 10-20-40 हज़ार पे हाथ लगते हैं कभी कभार, मतलब अगर आपकी होल्डिंग ठीक ठाक है। मेरी होल्डिंग ज़्यादा है, मतलब ले वो रिटेल कैटेगरी में नहीं आता हूँ मैं,
लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ मेरे हाथ लगता ही है। और जो रिटेल कैटेगरी वाले हैं उनको तो बहुत अच्छा हाथ लगता है पैसा भाई बाईबैक में भी। और अब तक तो टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, अब टैक्स लायबिलिटी है। तो ये 4 शेयरों की स्थिति है दोस्तों। मैंने बताई आपको वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, जयप्रकाश पावर वेंचर एंड रिलायंस पावर। मेरी वैसे कोई सलाह नहीं मेरी, न खरीदने की है न बेचने की है। ये निर्णय आपको स्वयं को लेना है, मेरे को वस्तु स्थिति का दर्शन कराने की। इसलिए और एक ऐसी स्टेज भी आएगी 4-5 साल बाद में, 3-4 साल बाद वो स्टेज आएगी जब पावर का गलट हो जाएगा। दूसरी बात है गवर्नमेंट कोल पर जो माइनिंग रेट है, कोल की माइनिंग रेट्स हैं, उसमें रॉयल्टी है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, वो कभी भी लग सकता है। आज एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अभी फैसला है 10:15 साढ़े 10 बजे, या 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलती है, वो बढ़ते ही उन्होंने 11:15 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, ऑल माइनिंग कंपनीज हैव टू पे टैक्स इफ इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। रॉयल्टी के अलावा एक टैक्स है, मतलब वो टैक्स पे करना। पूरी डिटेल नहीं आई है अभी, लेकिन और सन 2005 से देना, कितना एरियर निकल आएगा मतलब उसमें। क्या ये कंपनी अछूती रह सकती हैं क्या? मतलब ये रिलायंस पावर की और जेपी पावर की कंपनियां जो कोल माइनिंग करती हैं, ये अछूती रहेंगी क्या? उससे कितना बड़ी लायबिलिटी आ जाएगी इन पर मतलब। तो अंडर दी ये जो जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं, ये जितनी माइनिंग जो स्टील, कोयला, आयरन ओर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये जितने भी माइनिंग कंपनीज हैं, ऑल दे विल कम इनटू डॉट टर्म्स। और सीमेंट कंपनीज पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोल माइन उस वक्त तो नहीं थी सीमेंट कंपनीज के पास, उस वक्त केवल मात्र इनके पास में ये जो लाइमस्टोन माइंस थे। तो लाइमस्टोन बहुत सस्ता होता है, खैर उस पर कितनी क्या प्रभाव पड़ेगा कोई खास बात नहीं है, उसको 12 साल में लगा। लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम बॉक्साइट और कॉपर, इन चीज़ों पर बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो ये सब खतरे की घंटियां हैं, इनसे कचरे में पैसा रखने से मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं। डिविडेंड की इनकम भी बहुत होती है मित्रों। आपके पास में मान लो 1 करोड़ की होल्डिंग है, तो 1.5 लाख रुपया साल तो डिविडेंड आ जाएगा आपको अगर आप अच्छे शेयरों में पैसा लगाते हो। और कोई ना कोई राइट, बोनस, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। कोई सब्सिडरी कंपनी का शेयर दे देते हैं, कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दे देते हैं। अच्छे जो मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनियां वो देते रहते हैं। जेपी पावर का मैनेजमेंट ख़राब नहीं था, इट वाज ए वेरी डायनेमिक मैनेजमेंट। इनसे 2 गलतियां हुई। इनसे गलती ये हुई कि एक तो इन्होंने जेपी ग्रीन्स नोएडा के अंदर वो बहुत बड़ी कॉलोनी बसाई, उसमें राजनीतिक कारणों से समझो या राजनीतिक भेंट दक्षिणा के कारण समझो, और वो बिका नहीं, रियल्टी में मंदी आ गई थी। दूसरी बात है, इन्होंने हिमालय के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए थे। वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कैलकुलेशन में गलती ये हुई, वो ये उनकी वायबिलिटी को इन्होंने चेक नहीं किया ढंग से। वो प्रोजेक्ट चलते ही साल में 6 महीने, उनकी प्रोडक्टिविटी 6 महीने, जबकि कॉस्ट ज़्यादा आती है वहाँ पर, क्योंकि हिली टेरेन पर एक डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल सिचुएशन में डैम बढ़ाते हैं, सड़क के रास्ते जो एग्जिस्टिंग रोड हैं उनके रास्ते चेंज हो जाते हैं, वो सड़कें इनको बनानी पड़ती हैं, डैम बनाना पड़ता है, कैनाल बनानी पड़ती है, और डिफ़िकल्ट टेरेन के अंदर मतलब प्रोजेक्ट लगाना पड़ता है। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा है। यहाँ से जो मशीनरी जाएंगी, जो भी जहाँ से भी आएंगी, कैपिटल गुड्स फैक्ट्री से बनाने वालों से, टरबाइन है और दुनिया भर की, कितना महंगा है। सीमेंट जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिक्स जाएंगी, सीमेंट जाएगी, स्टील जाएगा, मशीनें जाएंगी, कितना महंगा है। फिर वहाँ कॉलोनी बसानी रहने के लिए उन एम्प्लॉयज़ को स्पेशल अलाउंस देना, मतलब बहुत से एम्प्लॉयज़ तो 12 महीने रहते हैं वहाँ पर। चलो बाकी तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप रवाना कर दीजिए, हटा दीजिए, बाकी क्या होगा। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में दोस्तों, जहाँ भी आप पैसा लगाएं, क्लीन चिट पे लगाएं, क्वेश्चन मार्क पर पैसा ना लगाएं। मैं मेरे जीवन में कई बार लगा के देख चुका हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आता जाता कुछ नहीं है। अगर आपके पास में कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है किसी कंपनी का, वो कंपनी सिक है, उसका रिवाइवल हो रहा है, और वो आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है उस कंपनी में नज़दीकी, और आपको पूरी डिटेल में हर बात बताता है, तब तो ठीक है। लेकिन बताता कोई भी नहीं है। मेरे भी कई रिलेटिव्स हैं, कई फ्रेंड्स हैं, कई कंपनियों में हैं, और है वो, हाँ ठीक है, बस वो नट शेल में एक आध सेंटेंस बोल देता है, तो या तो उसको पता नहीं, और या वो बताना नहीं चाहता है, दोनों में से एक। और हायर पोजीशन पे है वो, ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी पोजीशन पे है।
तो वो सब गोलमाल बातें हैं, कोई दम वाली बात नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप क्लीन चिट कंपनी में रहें। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।